नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, और 22 तारीख को एग्जाम है, तो अपनी जो कर्म भूमि है इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हो रिवीजन करने का। अब जो आपने जितना भी हार्ड वर्क कर चुके थे, आप लोग कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ जरूरत है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट वर्क की। वो स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए? अगर आप स्मार्ट वर्क को फॉलो नहीं करते हैं तो हम युद्ध में लड़ने के साथ अगर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स ट्रिक्स नहीं होती हैं तो हम विफल हो जाते हैं। तो आपका जो युद्ध है 22 तारीख को हो रहा है, इस युद्ध में, इस जर्नी में रेडी करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें युद्ध को जीतना है तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन सी गलती ना करें। साथ में आपके पास ये बहुत सारे प्रश्न बन रहे होंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कितने करें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या उसकी स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, होल एग्जाम होल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यानी अंतिम समय में आप क्या करें। और साथ में कुछ ऐसे पैरामीटर्स जहां पर हम लोग तुक्का, जिसको वर्ड एक अजीब लगता है लेकिन इस बीच तुक्का लगाने के बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। तुक्का लगाना एक आपके लिए क्या है, प्रायोरिटी बन जाती है। क्यों बन जाती है, सारी बातें हम लोग करेंगे मात्र 5-10 मिनट में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज का जो विषय है हमारे पास, ये बहुत सारे बच्चों के विषय चल रहे होंगे, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन होगा नहीं होगा। इनका भी निचोड़ में 1 मिनट में आपको दे दूंगा। साथ में समझेंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किस प्रकार से करें, किस गतिविधि से, किस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। साथ में समझेंगे एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ओएमआर कैसे फिल करें। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको एक प्रकार से फॉलो करने चाहिए। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास जो तुक्का लगाने की स्मार्ट टेक्निक, यानी इसे हम लोग स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। इसको आप लोग ये मत बोलो कि हम लाइक नसीब को आजमा रहे हैं, नसीब नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ऐसी प्रायोरिटी पे लाना ही पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चनों पर आपको आजमाइश करनी पड़ेगी कि इसका आंसर टिक करके आना, जो आपको कंफर्मेशन। कोई विद्यार्थी अभी तक ऐसा नहीं बना है किसी भी एग्जाम में कि जाए और यहाँ पर 100+ क्वेश्चन सही करने और 100 सही करके आ जाए, यानी उसको कहीं ना कहीं ज्यादा सही करने पड़ेंगे इस आधार पर कि हाँ मेरे क्वेश्चन ये 100 के अराउंड पहुंच जाए सही होने की भूमिका में। आइएगा, बिना देरी के कहानी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं कर, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको टेस्ट इस समय मिल रहे हैं, आपको इसमें एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, करंट अफेयर भी मिल रहा है। जाके टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लो, आपके लिए क्या अंतिम समय के लिए रामबाण साबित हो जाएगी, जो आपके लिए 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के और साथ में जीएस के टेस्ट वहां अपलोड करा दिए गए हैं। अगर चर्चा करें तो सबसे पहला डॉइट सबके दिमाग में यही आ रहा है, सर एडमिट कार्ड कब निकल के आएंगे, अभी आज अंतिम समय चल रहा है। तो देखिएगा, बहुत सारे उठापटक चल रही होगी दिमागों में, एग्जाम होगा नहीं होगा, ये कई सारे ग्रुप बने होंगे। मैं ये कह रहा हूँ 100% एग्जाम है। 22 तारीख को ही एग्जाम हो रहा है, इसलिए इस उठापटक में ओहो पोहो में मत रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रियल स्टूडेंट होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है एग्जाम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगातार इन खबरों के पीछे भागते रहते हैं कि सर एग्जाम नहीं हो रहा है। ये एक रंगमंच चल रहा है, इसके पीछे मत भागिएगा। एग्जाम मान के चलो कि 22 दिसंबर 100% है और 75 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है या अन्य जो भी एक प्रकार से कॉलेज है सरकार के, उनको कहीं ना कहीं आयोग ने हायर किया है। कुल मिला के इसको 3 प्रवृत्ति में रखा गया है कि मेल जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट होम डिवीजन में सेंटर नहीं दे पाएंगे, यानी होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने होम डिवीजन में, यानी कह सकते हैं अपने मंडल में एग्जाम दे पाएंगे। जैसे किसी मंडल में 5 जिले हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं देंगी महिलाएं, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में देने का प्रारंभ करेंगे। अगर बात करेंगे दिव्यांग, दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे पाएंगे। यानी 3 कैटेगरी में आधार पर इस बार सेंटर को रखने का प्रयास किया गया है, यानी ये मान लो 101%। रही बात एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो आपको यहाँ पर 10 से लेकर 12-13 तारीख के आसपास देखा जाए, 2-3 दिन में ये एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल संशय में ना होकर अपनी पढ़ाई को अंतिम पायदान पर लेते हुए रिविजन, प्रैक्टिस और ये सब चीजें करने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, सर जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। आपने 1 साल 2 साल जब भी पढ़ाई करी है, आपने जो इकट्ठा करा है, हार्डवर्क करी है, उस सबका सबसे बेहतर मूल्यांकन जो होता है वो ओएमआर पे होता है। अगर आपने ओएमआर को सही तरीके से नहीं भरा, इसका मतलब आपकी जो ज्ञान की धारा है वो बेकार चली जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जैसे 3 तरह के स्टूडेंट यहाँ देखने को मिलते होंगे, ए है, बी है और सी है। अगर मैं ए स्टूडेंट उनको बोलता हूँ जो लगातार पहले सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं और देन आफ्टर टाइम जब निकल बाद में ओएमआर को भरते हैं, यानी एग्जाम्पल बेस पे पहले 150 क्वेश्चनों को टिक कर लेंगे जो जो उन्हें टिक करना होगा और बाद में ओएमआर भरेंगे। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो लगातार यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वहां पर ओएमआर में टिक करेंगे, देखिएगा। तो ये तीसरा स्टूडेंट वो होते हैं जहां पर एक प्रोग्राम सेट कर लेते हैं कि मुझे 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर प्रश्न को टिक करना है और देन आफ्टर मुझे ओएमआर भरना है। तो मैं ये करूंगा कि ओएमआर भरने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने आधार बता रहा हूँ कि जो तरीका है ना, पहले ओएमआर, पहले क्वेश्चन टिक करेंगे सारे, फिर ओएमआर भरेंगे। तो आपकी हर वड़ी में सीक्वेंस वाइज में आपने देखा होगा कभी कभी हमारे 4-5 से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें बिल्कुल सही तरीके से पता है कि वो सही आंसर है। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें कि लास्ट टाइम में टाइम भी कम बचता है या आपके पास डिप्रेशन
या जो आपके पास कह सकते हैं कि टाइम का जो बाउंडेशन है वो कहीं न कहीं टिक-टिक करने लगती हैं घंटियाँ। तो ये जो आधार है प्रश्न पत्र को देखते हुए हमारा माइंड क्या है डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इस पैटर्न को फ़ॉलो ना करें, ये सबसे खतरनाक पैटर्न है। दूसरी स्थिति में अगर 1 क्वेश्चन 1 ओएमआर को फिल करेंगे तो अगर क्वेश्चन पत्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है देखिएगा, ओएमआर यहाँ पर रखी हुई है। ऐसी गतिविधि में इधर देखोगे, फिर फिल करोगे, फिर कौन सी लाइन में खींचना है, इसका मतलब आप मल्टीपल टाइम को वेस्ट कर पा रहे हो। यानी ये भी आप फ़ॉलो ना करें। मेरे हिसाब से आप एक प्रोग्राम सेट कर लो कि मैं यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद ओएमआर फिल करूँगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम भी बचेगा और ऊपर से ये कहानी खराब भी नहीं होगी। ओएमआर भरने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, वो ये वाला होता है, करेक्ट मेथड जो ये दिखाई आपको यहाँ पर दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा भैया एक तो सही कर दिया गया, वहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में भी कहीं न कहीं आधा फिल कर, इसका मतलब ये ओएमआर कट जाएगी। ऐसी गतिविधियों में टिक करने वाला भी काम नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, साथ में ये भी नहीं चलेगा, ये आधा आपने ऊपर नीचे भर दिया, ये भी नहीं चलेगा। ऐसी गतिविधि में अगर आप दिखाई दे रहे होंगे तो ये सारे क्या हैं, ऑप्शन रॉन्ग कहलाएँगे। ऐसी स्थिति में आपकी ओएमआर का कोई उचित नहीं बनता है टिक करने का। आइए बात कर लेते हैं यहाँ से, अगर देखा जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की देखिएगा। अगर मैं ये कहूँगा लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर मैं पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो यूपीपीसीएस में 2018 में अगर मेरिट देखेंगे 126 गया देखिएगा, जो 94% सही करने पर प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया था। 2019 में जाएँगे तो 88% सही करने पर हुआ था। 2020 में जाएँगे तो 82% सही करने पर हुआ था। 2021 में जाएँगे तो 86% सही करने पर हुआ था। 2022 में जाएँगे तो 83% सही करने पर हुआ था। 2023 में जाएँगे तो 94% सही करने पर हुआ था। यानी आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चनों की बात करेंगे तो आपके सामने ये है कि लगभग 80 से लेकर 95 के बीच तक ये मेरिट रही है लास्ट 2018 से लेकर 23 तक के बीच में। अगर इसी को बेस मान लिया जाए तो आप खुद बताइए क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सोचो कि सर मुझे 90 क्वेश्चन सही हो जाए तो हो जाएगा, तो प्रायोरिटी थोड़ी 94 भी मेरिट गई हुई देखिए। आपका मेन टारगेट क्या है, आप खुद जज कर पा रहे हो कि मुझे किसी भी स्थिति में यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन सही करने की भूमिका में जाना है। अब आपके पास, आपको पता होगा कि हमारे पास यूपीपीसीएस में 4 से 5 प्रकार के लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र को देखा होगा आपने, तो ट्रेंड के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट एंड रीजन के प्रश्न यानी कथन कांड के प्रश्न आते हैं, वहां पर भी 20 से 25 प्रश्न आते हैं। तीसरे स्टेप में जाएंगे तो सीक्वेंस के प्रश्न आते हैं कि कौन सा क्रोनोलॉजी के सिस्टम में यहाँ पर सजाया गया है, तो यहाँ पर 15 से 20 प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर जाएंगे तो कुछ ऐसे एडवांस प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं या अलग प्रकार के, तो 4 से 5 प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिले। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? किसी भी स्थिति में जो पहले के ये 3 वाले प्रश्न हैं देखिएगा, ये आपके एक प्रकार से रोंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके रोंग हुए, तो अगर ये वन स्टेटमेंट में लगता है कि हाँ यार ये सही नहीं है, तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी हम प्रश्न से ही आंसर निकाल लेते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को कभी भी रोंग नहीं करना। अगर आप 25-30 प्रश्न सही कर पाओगे, 20-25 प्रश्न ये सही कर पाओगे और 15-20 प्रश्न ये सही कर पाओगे, तो ऐसी स्थिति में आपका ऑटोमेटिकली जो 100 का टारगेट है, वो सेट होने की भूमिका में आ जाएगा। कैसे टिक करेंगे इसके बारे में मैं आपके सामने एक प्लान सेट करता हूँ, देखिएगा। एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं तुक्का लगाना, देखिएगा। तुक्का लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखा जाए आपके सामने एक प्रोग्राम सेट कर, जैसे एग्जाम्पल बेस पे। अगर आपको पता है क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में कन्वर्ट करना है, यानी क्वेश्चन पेपर को एक सेट में नहीं करना, क्वेश्चन पेपर को 4 स्टेप में करना है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट राउंड निकालिएगा। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो 100% आपके सही हैं। ऐसा करने से अगर 100% सही अगर आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चनों में से अगर आप 50-60 क्वेश्चनों के आसपास पहुंच जाते हैं कि यार मेरे फर्स्ट राउंड में ये वो क्वेश्चन है जहां पर 101% सही है, देखिएगा। इसका मतलब आप ये सोचो आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो, यानी आप प्रीलिम्स क्वालीफाई तो नहीं होगा ना, 100 का टारगेट है। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करिएगा जहां आपको लगा है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिएगा। बी स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन है, ए है, बी है और ये सी है, डी है। 2 तो पता है आपको रोंग है, लेकिन 2 कंफर्मेशन नहीं है कि रोंग नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उन प्रश्नों को लगभग, अगर आप 60 तक यहाँ पहुंच चुके तो लगभग 50-60 प्रश्न सही करने का प्रयास करें, टिक करने का प्रयास करें। इस गतिविधि में अगर आप जाते हैं 50% वालों में, तो अगर आपने 60 क्वेश्चन किए, अब सोचो, इमेजिन करिएगा यार 2 स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली रोंग आपने पहले कर चुके हो, 2 को में से 1 को टिक करना है। प्रायोरिटी बढ़ जाती है कि 60 में से आपके 40 क्वेश्चन राइट होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रोंग होंगे। ऐसी प्रायोरिटी है, क्यों है बताऊंगा इसके बारे में। तो 40 में से अगर आपके 20 रोंग हुए, 20 को अगर 1/3 काटेंगे, लगभग 6 या 7 नंबर कट जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप जाएंगे 6-7 नंबर कटेंगे, लगभग आपके 33 क्वेश्चन आपके पास एक प्रकार से सही हो जाएंगे, देखिएगा। इसका मतलब लगभग 50-60 में से 60 क्वेश्चन आपके वो हैं जो फर्स्ट राउंड में सही हो गए। सेकेंड राउंड में 50% वाले आपके यहाँ पर 30-33 के आसपास सही हो गए। कुल मिला के आप यहाँ पर ही पहली जो बढ़त है वो बढ़ा लोगे, लगभग 85-90 के आसपास तक पहुंच जाओगे। जैसे कहानी हमारी आगे जाएगी तो ये ऑप्शन होंगे जहां आपको लगता है, देखिए, कंफर्मेशन कि यार मेरे स्टेटमेंट के आधार पर मुझे एक का तो कंफर्म पता है कि यार ये रोंग है, देखिए, लेकिन 3 का नहीं पता कौन सा रोंग है। इसलिए ऐसी प्रायोरिटी पे भी आप टिक करने का प्रयास करें। तो अगर आप मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे सही करते हैं जहां पर आपको पता है कि यार एक तो ये रोंग हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो ऐसी गतिविधि में आप मान लो कि 8 आपके पास यहाँ राइट है और मैंने ज्यादा रोंग करवा दी, यानी 12 रोंग है, देखिएगा।
ऐसी कंडीशन में राइट ज्यादा होंगे, ऐसी कंडीशन में रोंग ज्यादा होंगे। तो अगर ये रोंग आपके पास 12 है, अगर 1/3 निकालेंगे तो आप कह सकते हैं सर 4 क्वेश्चन का डाटा कट जाएगा 1/3 में, तो यानी आपके पास 4 क्वेश्चन फिर भी सही हो रहे हैं। यानी कुल मिला के इन 20 प्रश्न को सही करने के बाद भी, टिक करने के बाद भी आप 4 प्रश्न सही कर पाए, इसका मतलब आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले रहे हो। ऐसी गतिविधि के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डी स्टेटमेंट में देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि 0 ऐसे जिनको तुमको पता ही नहीं है कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हें है ही नहीं, लगा लीजिएगा। तो यानी कुल मिला के उन प्रश्नों को भी टिक करने का प्रयास करें, यानी कह सकते हैं कि 10 प्रश्न तो कम से कम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 4 अगर आपके सही हो गए और यहाँ पर एक प्रकार से 3 भी रोंग हो गए, इस कंडीशन में भी आपके देखा जाए 2 प्रश्न यहाँ पर रोंग राइट हो रहे हैं, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये ABCD 4 राउंड में अपने प्रश्न पत्र को करना है। ऐसी गतिविधि में जाओगे 60 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये हो गए, 39 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग 99 मतलब कह सकते हैं कि 100+ क्वेश्चन के आसपास आप आराम से पहुंच जाओगे इजी वे में। तो ये एक पैटर्न फॉलो करिएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगर मैं कहूँ कि तुक्का लगाना क्यों कंपलसरी, जो मैं यहाँ बता रहा था, देखो सपोज कर लीजिएगा आपने यहाँ पर 4 प्रश्न टिक करे, 1 2 3 4, एक सही हो गया आपका, देखिएगा एक सही होने से 3 रॉन्ग हो गए मान लो, तब भी आपको पता है कि 1/3, 3 गलत होने पर 1 प्रश्न जाएगा। यानी ना तो आपका गया, ना आपका आया, यानी ना तो प्लस हुआ ना माइनस हुआ। इसका मतलब ना लाभ ना हानि, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर लाभ भी नहीं हो तो नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 4 प्रश्नों पर तुक्का लगाया, ऐसी गतिविधि में आपके 2 प्रश्न सही हो जाते हैं और 2 रॉन्ग हो जाते हैं, तो यानी आप कह सकते हो फिर भी आप यहाँ पॉजिटिव में रहेंगे, देख लीजिएगा। और यदि कंडीशन में अगर यहाँ 3 सही हो जाते हैं, 1 रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप प्लस प्लस यानी कह सकते हैं कि और पॉजिटिव में रहेंगे। तो यानी तुक्का लगाने से जब रॉन्ग होगा, जब आप चारों ही रॉन्ग कर रहे हो। 4 प्रश्न को सही करने से ये प्रायोरिटी बन जाती है टिक करने से कि यार एक तो कंपलसरी सही हो ही जाएगा, 2 की प्रायोरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, 3 की प्रायोरिटी और बढ़ा, इसलिए तुक्का लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन तुक्का लगाने के लिए हमें कौन से पैरामीटर सेट यहाँ पर करना है, देखो हमारा टारगेट क्या है। एक बच्चा 110 अटेम्प्ट करेगा, अगर 96 क्वेश्चन आपने सही हो गए, 94 14 आपके रॉन्ग हो गए, तो 5 क्वेश्चन जो कटेंगे यहाँ से लगभग 91 आ जाएंगे। तो कंपलसरी आप ये कह सकते हैं कि कंफर्मेशन नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, देख लीजिएगा। क्योंकि 94 भी जा सकती है, 93 जा सकती है। लेकिन यहाँ जैसे ही जो बच्चा 120 अटेम्प्ट करेगा, तो यहाँ पर अगर 102 उसके सही हो गए, 18 रॉन्ग हो गए, तो यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पर आपके सामने 96 क्वेश्चन सही हो रहा है। लेकिन जो बच्चा 130 के आसपास टिक कर रहा है, तो यहाँ पर 108 उसके सही हो गए, 22 रॉन्ग हो गए, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके कटेंगे, तो लगभग 100+ हो जाएंगे। तो यानी ये एक सिनेरियो है समझाने के लिए, तुक्का लगाना कंपलसरी है, बिना तुक्का लगाए क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये टारगेट है कि लगभग अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी यार आपने 4 टिक करे, 3 सही हो गए, ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। लेकिन एक सिमिलर वे में एक्यूरेसी के आसपास जाएंगे तो लगभग मेरा मानना है कि 120 से लेकर 130 प्रश्न के आसपास आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि कट कटाने के बाद आपके पास 100 के अराउंड जो है क्वेश्चन सही हो जाए। बाकी मेरिट नीचे भी जा सकती है, लेकिन बट आपका टारगेट क्या है, प्योर सियोरिटी के साथ मेंस की तैयारी में करने के लिए आपको 100+ क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कैसे लगाएं, इसके लिए मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड को आपको बताऊं, देखिएगा। इससे पहला क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग करने के लिए। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा लॉजिकल दिमाग में रखना, ये ऐसे प्रश्न क्यों जरूरी, देखिएगा। ये जो एज रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन दिया गया है, आपको किसी के बारे में पता है, कम से कम एक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने एक के बारे में नहीं पता, इसका मतलब तुमने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सही है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए किसी भी तुम एक को पकड़ लो, अगर आपको ये पता है कि भाई एचजी 13 जो है, देखिएगा किससे संबंधित, जलवायु संबंधित है, तो यानी कह सकते हैं 2 का 1 आंसर है। 2 का 1 आंसर कहाँ मिल रहा है, बोलेंगे सर ये है, डी आंसर है। यानी किसका मतलब, एक को अगर आपको पता है तो एक से ही यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में सही कर पाओगे। चलो, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर पता हुआ है, एसडी जो 15 का मतलब क्या है या 14 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर बात कर लें, 14 का मतलब होता है यहाँ पर जमीन पर जीवन कैसा होना चाहिए, तो यानी क्या हुआ, बोलेंगे सर इसका 15वें का आंसर यानी 4th का आंसर 2 हो गया। 4th का आंसर 2 कहाँ पर, ये, तब भी इसका आंसर देखो यही निकल के आएगा। अच्छा, ये भी नहीं पता, अगर ये कंडीशन बोल रहा है सर यहाँ से कि जो स्टेटमेंट आपके सामने, यहाँ एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, समझेंगे तो मजा निकल के आ जाएगा। अगर पूछा जी 14 का मतलब क्या, तो यानी जो पानी के नीचे जीवन है वो निकल के आ जाएगा, तो तब भी क्या हुआ, आंसर निकल के आ रहा है। यदि आपको ये भी नहीं पता, 10 पता, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर असमानताएं कम करनी है, 10 का मतलब है, तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो यानी ऐसे प्रश्नों को कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको एक भी नहीं पता, इसका मतलब नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज है बट लास्ट में कंफ्यूजन है, तो स्मार्ट वर्क करना है इस तरीके से, देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा इस प्रश्न के साथ, यहां भी आप देख लीजिएगा, अगर आपके सामने ये मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, अब आपको पता है सर मुझे 8वीं अनुसूची के बारे में तो कंफर्मेशन है, 5वीं अनुसूची के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, 7th की अनुसूची का कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 8th शेड्यूल में क्या सबको पता है, भाषा होती है, तो भाषाएं कहां पर है, देखिए ये है 3 का, देखिएगा। तो यहाँ डी का 4 कहां पर है, उस प्रश्न को अगर देखेंगे तो डी का 4 आपके सामने कहां मिल रहा है, देखिएगा सी ऑप्शन में, सिर्फ एक जगह ही मिल रहा है डी का 4, आंसर करेंगे टिक भाग जाएंगे।
तो ऐसे प्रश्नों को बेटा आप मल्टीपल पीवाईक्यू से रिवीजन कर सकते हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के काम आएंगे। अगर हम यहीं से नहीं आगे भी अगर देखने का प्रयास करें, थोड़ा लॉजिकल लगाना दिमाग देखिएगा। अब सोचो, यहाँ पर आपको पता है कि सर मेरा माइंड काम करना है, स्मार्ट वर्क काम करेगा, नॉलेज तो काम करेगी लेकिन स्मार्ट ज्यादा काम करेगा। आपको पता है कि जो आवासीय क्षेत्र होता है, जो शांत क्षेत्र होता है, लगा लीजिएगा। तो अब सोचो, दिमाग से सोचो, जो शांत क्षेत्र है वहां पर शोर ज्यादा होगा कम होगा? बोलेंगे सर कम होगा। और जब ये कम होगा तो सोचिए जो आवाज के जो लोग जहां लोग रहते होंगे वहां डेसिमल ज्यादा होगा, शोर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी ऐसी कंडीशन में सोचो, जो शांत क्षेत्र है डेसिमल कम होगा, सबसे कम। तो सबसे कम कहां पर बोलेंगे सर? ये 50। तो ये शांत क्षेत्र का क्या होगा? ये हो गया अकॉर्डिंग टू किसके? आवास क्षेत्र के। देखिएगा तो पहले का दूसरे का आंसर क्या आ रहा है? एक आ रहा है, दूसरे का आंसर देखो एक आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपने ए और बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली रोंग कर लिए। तो यानी ये अगर आप ये प्रश्न पत्र को करते हुए ये फॉलो करोगे तो ये मान के चलो कि आपकी ना आते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन आप 15 20 25 क्वेश्चन का एक प्रकार से गेन कर सकते हो इस तरीके से फॉलो कर कर। यही नहीं, आप और भी देखने का प्रयास करें। देखो ये लॉजिक लगाना राजनीतिक दलों की, यहाँ पर ये लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र को देखते बता रहा हूँ, 2023 का पेपर है, लिख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के विचार में अगर देखिएगा, इसको कालक्रम के बारे में डिफाइन करता है। अब ये बात सोचो, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना समाजवादी पार्टी से बाद में हुई थी, पहले हुई? बोलेंगे सर पहले हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी बाद में होगी। तो आप कंपल्सरी कह सकते हैं कि जहां पर पहले पहले आएगा और सेकंड जो है बाद में आएगा। अब अगर हम इसी चीज को मार्क करना स्टार्टिंग कर लें यहाँ पे कि सर पहला पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड और फर्स्ट दे रखा है, रोंग हो गया। यहाँ पर क्या है, बोलेंगे सेकंड और फर्स्ट दे रखा है, देखिएगा ये रोंग हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने यहाँ पर दो क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर दिया। तो जाओ अपने अपने हवाले। तो यहाँ पर ज्ञान के साथ स्मार्ट वर्क करना कंपलसरी मेरे बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम क्वालिफाई नहीं होगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस करना है, इनका रिविजन करना है। ये 20 दिन 10 दिन जो बचे हुए समय है, ये अपने ऊपर लगाने हैं, किसी को नहीं देना है 10 दिन के लिए ना। तो यही सब काम करिएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, आपने सेट कर लिया कि ये स्टेटमेंट रोंग निकल के आ रहा है। तो अगर यही नहीं और भी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, देखो ये क्या है, कथन कांड से प्रश्न है। जब भी कथन कांड से प्रश्न आएंगे तो वो सोचने के लिए मजबूर करेंगे आपको। देखो क्या लिखा है, मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए आर्थिक विकास का जो जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रिसोर्स ज्यादा चाहिए, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, प्रभाव पड़ेगा उस पर। सिंपल सीधा सीधा संबंध है, जनसंख्या के बढ़ने से ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। देखिएगा ऐसे यहां देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रकाश, बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि का, जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास कम होगा, प्रभाव पड़ेगा। दोनों आपस में क्या इंटरलिंक है, देखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्टली नॉलेज से ज्यादा किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन ये माइंड में लिखा है। एक घर में 10 लोग हैं, 10 रुपए कमाते हैं, एक घर में 2 लोग होंगे, 10 रुपए कमाते हैं। तो आप सोचो कि कहां पर ग्रोथ होगी, कहां पर डेवलपमेंट होगा। ऐसे प्रश्नों को आराम से हम टैकल कर सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन क्या है, कथन कारण का देख लीजिएगा। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल सही है, जनसंख्या बढ़ने से हमारे पास रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पॉल्यूशन लगातार, हवेलियां बनेंगी, घर बनेंगे, और भी रिक्वायरमेंट, जूता कपड़ा मोजा सब बनेंगे, फैक्ट्रियां उठेंगी। इसका मतलब जनसंख्या के बढ़ने से इन्वायरमेंटल क्या होता है, खराब होता है। इसीलिए क्या बोला गया, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना। भाई तीव्र वृद्धि से पर्यावरण संतुलन नहीं बनता है, असंतुलन बनता है। सोचिएगा, एक घर में जहां पर एक लोग रह रहे हो और वहां पर 50 लोग रहेंगे, तो पोल्यूशन ज्यादा होगा कम होगा, आप खुद बताओ यार। तो यहां पर कह सकते हैं ये रोंग हो जाएगा। तो ये रोंग है, ये राइट है, तो आप क्या बोलेंगे, सर पहला राइट है, दूसरा रोंग है। तो ऐसे प्रश्नों को माइंड मेकिंग है, ये थॉट मैपिंग है, ये सिर्फ नॉलेज बेस पे स्मार्ट वर्क के रूप से आज इन प्रश्नों को सही कर सकते हो। यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में दिखा दूं, देखिएगा। अब आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम घटना थी। देखिए अब एक बात सोचो, कौन सी अंतिम घटना थी। अगर आप यहां देख लें, होम रूल की बात करेंगे, अगर आपको होम रूल पता है, जलियांवाला कांड पता है, खिलाफत पड़ा है, मोबला पता है, किसी एक के बारे में आपको जाना। देखिए अब आपको जानकारी तो ये होगी, देखिएगा कि होम रूल जो है हत्याकांड से पहले हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता। अब खिलाफत जो है एक प्रकार से बाग जलियांवाला कांड से क्या हुआ है, पहले हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास ऐसी कंडीशन में ये एक सिनेरियो बन जाता है कि हम दोनों क्वेश्चनों को इंटरलिंक करने का प्रयास करें। तो ऐसी गतिविधि में जो पीसीएस में लास्ट ईयर के जो ट्रेंड है उनको देखकर जो आप दे रहे हैं 22 का एग्जाम, वह ऐसी कंडीशन कर पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखने का प्रयास करो, बहुत दमदार क्वेश्चन है। अब ऐसे प्रश्नों को अगर वन लाइनर में प्रश्न भी आएगा एबीसीडी कौन सा सही है, तब भी वहां पे दिमाग का प्रयोग करना। देखो सोचो, इमेजिंग करो, 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि विद्रोह का स्थान आरंभ सही क्रम नहीं देखे। अब सोचो, मेरठ से स्टार्टिंग होती है, आपको ज्ञात होगा अगर आपने 1857 पढ़ी है। तो अब ये तो है नहीं कि 10 तारीख में मेरठ से स्टार्टिंग हुई, 11 में दिल्ली में पहुंचती है और एकदम से पूरे इंडिया में फैल गई है। अलग अलग तारीखें होंगी, झांसी की उसकी रिवोल्ट 1857 की। यहीं से क्वेश्चन बोल रहा है कि झांसी 11 मई देखिएगा,
11 मई को झांसी में पहुंचती है, भाई कैसी बात कर रहे हो? मेरठ में 10 मई से स्टार्टिंग हुई, दिल्ली में 11 मई को पहुंचती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब आपने इसको माइंड मेकिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये यही सारे जितने पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ उनको फॉलो करने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर उनको विशेष ध्यान रखना है तुक्का लगाते समय। उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर के रूप में होने की संभावना 34% रहती है। अगर आपको तुक्का भी लगाना तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी, इन पे ध्यान ज़्यादा देना है, देखिएगा। या यहाँ पर जबकि उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर के रूप में होने की संभावना केवल 21% यहाँ पर रहती है, देखिएगा। इसलिए आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी उत्तर रूप में चित करने के लिए बचने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ इसमें से क्या करना है। ऐसी गतिविधि कुछ प्रश्नों में अगर तुक्का लगाने के लिए, जैसे हमारे पास अत्यंत है, हमेशा है, कभी नहीं है, अन्य निश्चित शब्द है, ऐसे उल्लेख किया जाए तो वहां पर संभावना अधिक होती है। प्रश्न क्या है? गलत दिखेगा। अब मैं बोलूं कि आने वाले समय में भारत इंडिया से भारत जो है चीन से आगे निकल जाएगा, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, देखिए। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जहां ऐसे शब्द आ जाए अत्यंत, हमेशा, कभी नहीं, अनिश्चित शब्द हो, वहां पर एक प्रकार से प्रश्न ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर शब्द है, जैसे शायद शब्द है, सबसे अधिक संभावना है, अधिक बार है, इसी तरह का जितने भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वहां पर संभावना अधिक होती है कि ये एक प्रकार से क्या होते हैं? सही होती है। देखिए जहां संभावना है, अगर इस सटीक संख्याओं का उपयोग करने के लिए अधिकतर एक प्रकार देखा जाए, बहुत जैसे डाटा देगा, मैंने बोल दिया यहाँ पर 58 पॉइंट एक प्रकार से 21 जो है लाख करोड़ रुपए इस बार का बजट है। लेकिन ये डाटा क्या गलत है, क्योंकि कितना 48 पॉइंट क्या है, एक प्रकार से 21 है। तो जहां डाटा दिया जाए ये मान के चलो कि सटीक संख्या के उपयोग का कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से उपयोग गलत कर रहा है। इसलिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो आपको इस बार प्रॉब्लम क्वालिफाई कराएंगे। तो इस विशेष ध्यान रखते हुए, क्वेश्चनों की स्ट्रेटेजी सेट करते हुए अपनी जर्नी को लेकर चलने का प्रयास करिएगा। तो आज हमने चर्चा करी कि अंतिम समय में अब अपने आप के टाइम को मैनेज करने का एक ही रास्ता है कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5-7 साल के पीवाई को देख लीजिएगा। करंट अफेयर की आई दृष्टि मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। जो आपने पढ़ा है अभी तक 6-7-8-10 दिन जो बचे हुए हैं उसमें वो रिवीजन कर लीजिएगा। इस 3 काम के अलावा किसी के इंपॉर्टेंट क्लासेस, किसी के इंपॉर्टेंट नोट्स, किसी के इंपॉर्टेंट एक प्रकार से एमसीक्यूज, किसी के एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरिकुलम जितनी भी स्ट्रेटेजी वगैरह है, उन सबको साइड में रख के अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाए हुए थे आप लोग अब तक, देखिए उसको फॉलो करिएगा। अगर आपको आज तक अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं है तो इस 10 दिन में किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी आपको क्रैक एग्जाम नहीं करा सकती है। मैं चैलेंज में लिख के बोल सकता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव लगा लीजिएगा। क्योंकि अंतिम समय की स्ट्रेटेजी तुम्हारी काम नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब अभी तक की स्टडी तुम्हारी बेकार थी, इसलिए उस पर बिलीव ही मत करिएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब अंतिम समय में डिमोटिवेट मत होइएगा। नया मटेरियल, नया कंटेंट, नया यूट्यूब, नई चीजें, नए एमसीक्यूज, नई चीजें, नई किताबें कुछ मत पढ़िएगा। बेसिक चीजें आपके पास जो है उसको थामना है, लगा लीजिएगा। जो आपके पास ज्ञान है ना उसको बस एक बार रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल चीजों को जानने का प्रयास करना है। ये आपके पास चुनौती बन जाती है। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आप सफल होकर आएंगे, मुझे पूरी आशा है। लेकिन गलती ना करें, छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखना हमको असफल कर देती है, उनसे बचने का प्रयास करिएगा। और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रह के अपनी जर्नी को रेडी लगाइएगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लर्निंग एप्लीकेशन में मिल रही हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सामने क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। 2025 तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, 25 दिसंबर से उसका जुड़ सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उसके लिए भी हमारे पास सी सेट का, जीएस का भी अलग अलग और कंबाइंड भी बैच चल रहा है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।